Hello everyone. In today's class, we are going to see another CPU scheduling algorithm which is very famous and very important. This is known as round robin CPU scheduling algorithm. Round robin CPU scheduling algorithm is based on time quantum which uses a variable time. In this CPU scheduling process, there will be a variable whose value we are going to follow, and that variable is called as a time quantum. Okay, so let us see few of the advantages which round robin CPU scheduling algorithm is having. First advantage is that it gives a fair amount of CPU to all the allocated job. Because it does not depend on the burst time, it can totally be implemented in a system. It is not affected by the problem of starvation or long waiting occur in other CPU scheduling algorithms such as FCFS or SJF. Let us solve one problem. In this question, using round robin, we are supposed to calculate the turnaround time, and here we are having 4 processes whose arrival time is 0, means all process came together. ये सारे process एक साथ में आ गए हैं, so that is why the arrival time is 0 and the burst timing is given. Okay, and the time quantum is 5 unit. Okay, so again we are supposed to follow the same pattern. We will make the Gantt chart first. When we are making Gantt chart for round robin CPU scheduling algorithm, we have to maintain 2 queue, that is ready queue and running queue. नाउ रेडी क्यू एक ऐसा क्यू होता है जहाँ पर प्रोसेस अपने टर्न का वेट कर रहे हैं टू गेट द CPU. ओके, दे आर all prepared, all set, and they want to get the CPU. Okay, they are waiting, although they are with their all the resources, they are ready. Okay, whereas running queue is the queue which describe कि कितने process CPU में जा चुके हैं. Okay, they have got the, or you can say they have done some execution in the CPU. Okay, सो रेडी क्यू में अभी हमारे पास जैसे कि सारे प्रोसेस का अराइवल टाइम 0 है, सो अब यहाँ पर हम लिखेंगे P1 रेडी क्यू में, देन P2, देन P3, देन P4. अब हमने यहाँ पे चारों प्रोसेस को लिखा, क्यों? क्योंकि इनका अराइवल टाइम क्या था? 0 था. चारों प्रोसेस साथ में आए हैं. ओके, देन अब 1 बाय 1 हम यहाँ पे उसको रनिंग क्यू में सेंड करेंगे. तो यहाँ से वो हटके रनिंग CPU में गया वो, देन यहाँ पर हम उसको 0 ही एज्यूम कर रहे हैं एंड P1 को CPU मिल गया. देन उसके बाद P1 का जो बर्स्ट टाइम है दैट इज़ 21, बट हमारे पास टाइम क्वांटम जो है वो 5 यूनिट का है, मतलब ये 0 से 5 काम करेगा एंड देन 21 विल बी 16. 5 हम इसमें से माइनस कर देंगे. ओके, तो यहाँ पर P1 अब CPU से वो बाहर आ जाएगा एंड CPU से बाहर आएगा तो अगेन वो यहाँ पर अपना नंबर फिर से लगाएगा कि यस मेरा काम जो है वो पेंडिंग है एंड मैं फिर से क्यू में रेडी हो गया हूँ अपने टर्न के लिए. देन अगेन नेक्स्ट जो रेडी क्यू है दैट इज P2. सो P2 विल गेट इन द CPU एंड P2 को हम यहाँ पे CPU में गैंट चार्ट में ड्रॉ करेंगे. देन उसका बर्स्ट टाइम कितना है? 3. सो 5 + 3 विल बी 8. करेक्ट. सो ये जो प्रोसेस है ये पूरा अपना काम कर लेगा. देन P2 यहाँ से हट गया, यहाँ पर आ गया. देन उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस है रेडी क्यू में दैट इज P3. सो अब हम यहाँ पे हम P3 लिखेंगे. P3 यहाँ पे P3 का बर्स्ट टाइम कितना है? 6 और हमारा टाइम क्वांटम कितना है? 5 यूनिट. तो मतलब क्या, ये 6 में से हम यहाँ पर 5 माइनस कर देंगे और 1 बचेगा. सो अभी P3
will get the CPU and 5 minute means 13, correct. Then again after P3 we are having P3 का बट यहाँ पे 1 पेंडिंग है, करेक्ट, तो वो फिर से वो क्यू में जाएगा P3 and it will wait for its turn. Then P3 हो गया, यहाँ से P2 भी हो गया था हमारा, P3 यहाँ पर हमने इंसर्ट भी किया. देन अब नेक्स्ट जो है वो P4 है. सो P4 रनिंग स्टेट में आया, CPU में आया. P4 का जो बर्स्ट टाइम है दैट इज़ 2. सो P4 और यहाँ पे 15 हो गया हमारा, P4 यहाँ पे 0 हो गया. मतलब अब जो अवेलेबल प्रोसेस है उसमें कौन कौन से हैं, P1 और P3. बट यहाँ पे जो टर्न है, यहाँ पे जो टर्न है वो किसका है, P1 का है. सो P1 विल गेट द CPU फर्स्ट एंड यहाँ पर वो 5 वर्क अगेन करेगा, टाइम क्वांटम के हिसाब से 5 वो वर्क करेगा एंड दिस बिकम 11. ओके, और यहाँ पर हो गया हमारा 20. देन अगेन P1 आप यहाँ पे मेंशन करना है, यहाँ से कट करेंगे. देन हमारे पास नेक्स्ट प्रोसेस जो है P3 है, बट इसने P1 ने 5 मिनट के लिए काम किया, बैलेंस 11, तो वो वापस क्यू में लाइन में रेडी क्यू में वो अपने टर्न के लिए वेट करेगा सिंस उसका काम अभी भी पेंडिंग है. सो P3 विल गेट द CPU नाउ. P3 का एक ही काम था, सो दिस बिकम 21 एंड यहाँ से P3 पूरा फिनिश हो गया, दिस बिकम 0. देन आफ्टर दैट P1 अब अकेला ही बचा है जिसका वर्क है 11. सो नाउ P1 फुल काम अपना कंप्लीट करेगा एंड दिस बिकम 32. ओके, सो ये ऐसे हम गैंग चार्ट बनाते हैं यूजिंग रेडी क्यू एंड रनिंग क्यू. मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ. रेडी क्यू क्या होता है, ऐसा क्यू जहाँ पर प्रोसेस हमारे रेडी स्टेट में है टू गेट इनटू द CPU. ओके, दे आर वेटिंग फॉर देयर टर्न. whereas running queue is a queue where the CPU execution is going on. okay, and आप इससे आप डिस्क्राइब कर सकते हैं कि किसको पहले CPU मिला है एंड किसका टर्न अभी नेक्स्ट है. ओके, देन ये अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे. अब नेक्स्ट प्रोसेस जैसे अभी हमने लास्ट क्लास में किया था, दैट इज़ टू कैलकुलेट द CT, देन टू कैलकुलेट TAT एंड देन WT. CT completion time, TAT is turnaround time which is CAT. okay, which is equal to completion time minus of arrival time, whereas WT is equal to waiting time which is equal to TB which is TAT minus of BT. correct. now we will write P1 का completion time है 32, यहाँ पे this is the completion time 32. then P2 का completion time we are having here 8, correct, 8. then P3 का completion time we are having 21, P3 यहाँ पर complete हुआ है. then P4 का completion time which is 15. then after that we are supposed to find the TAT, that is completion time minus of arrival time. but यहाँ पे arrival time 0 है, so हम ये as it is लिख देंगे 32, 8, 21 and 15. then we will calculate the waiting time, that is TAT minus of BT. BT हमारा जो ओरिजिनल था हमको वही लिखना होगा. so 32 minus of 21 will be 11. then 8 minus of 3 will be 5. then 21 minus of 6 will be 16. then 2 minus of 15 will be 13. okay, so now we are supposed to find the average turnaround time. so therefore to calculate average TAT we have to add 32, 8, 21 and 15 divided by number of process which is 4. so this will be equal to 14. okay, and you are supposed to mention here units. okay, let us solve one more problem for more clarity. Let's see the second question. In this question we are having 4 process and the burst time is given and the arrival time is same, and we are supposed to find the turnaround time and the time quantum is 4 millisecond. Let's solve. so for you will write again the same thing, that is ready queue, running queue,
So initially all process came together, so we will write all the process. Okay, then time quantum is for 4 millisecond. So आपको वो याद रखना है कि ये 4 मिलीसेकेंड तक CPU में एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा. सो जीरो अराइवल टाइम पे वी आर हैविंग P1, 0 से 4 वो काम करेगा सिंस अवर टाइम क्वांटम इज 4. देन ये 5 से 1 हो जाएगा, बैलेंस है, सो इट विल यहाँ पे आया, एग्जीक्यूशन किया, देन बैलेंस है, सो अगेन वो क्यू में रेडी हो जाएगा फॉर द पेंडिंग वर्क. देन P1 के बाद अभी हमारे पास है P2 जो कि CPU में जाने वाला है, एंड P2 अगेन उसका जो बर्स्ट टाइम है दैट इज 7. सो यहाँ पर उसका पेंडिंग 3 रह जाएगा वर्क, एंड यहाँ पर आप लिखेंगे P2 एंड 4 + 4 8, करेक्ट. देन नेक्स्ट जो टर्न है दैट इज फॉर P3. P3 का यहाँ पे बर्स्ट टाइम 6 है, सो 2 विल बी पेंडिंग. यहाँ पर आपको P2 भी लिखना होगा, एंड देन P3 जो भी पेंडिंग होगा आप उसी ऑर्डर में यहाँ पे आपको ऐड भी करना है. देन अब नेक्स्ट है यहाँ पर P3 जो कि 12 हो गया. देन उसके बाद आता है P4 जिसका बर्स्ट टाइम 4 है, सो दिस बिकम 0, मतलब इसने अपना पूरा काम कंप्लीट कर लिया. नेक्स्ट उसके बाद आता है Q में हमारे पास है P1, सो P1 को CPU मिलेगा. P1 का 1 ही वर्क पेंडिंग था, सो दिस बिकम 17 एंड दिस बिकम 0. देन आफ्टर दैट नेक्स्ट जो टर्न है दैट इज फॉर P2 जिसका पेंडिंग वर्क है 3, सो दिस बिकम 20. देन नेक्स्ट है P3 का पेंडिंग वर्क था 2, सो दिस बिकम 22. सो दिस इज हाउ, सॉरी दिस वाज P3. ओके, सो दिस इज हाउ ये आप सारे प्रोसेस ऐसे आप डिपिक्ट करेंगे यूजिंग गैंट चार्ट. ओके, द नेक्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट द completion time. Then you will find TAT and then your WT. completion time process P1 complete हुआ है 17 पे, so we will write here 17. then process P2 complete हुआ है 20 पे, so we will write 20. process P3 22 पे complete हुआ है, so यहाँ पे 22. process P4 is completed on 16, so we will write 16. okay, then after that we are supposed to calculate the TAT. since यहाँ पे अराइवल टाइम 0 है, so ये TAT भी सेम हो जाएगा 16. देन अब आप कैलकुलेट करेंगे वेटिंग टाइम. वेटिंग टाइम इज माइनस करना होगा हमको TB, दैट इज टर्न अराउंड टाइम माइनस ऑफ BT. सो 17 - 5 विल बी 12, 20 - 7 विल बी 13, 22 - 6 विल बी 18, then 16 - 4 will be 12. okay, now we will calculate the average turnaround time. will be 17 plus 20 plus 22 plus 16 upon number of process which is 4. so this become 75 upon 4 which is 18.75 units. okay, so this is how we are going to apply round robin CPU scheduling algorithm. now I would like to give one homework question. You are supposed to solve this and you are supposed to comment on the video. okay, this is very important question. make sure you are solving it and commenting on the video. thanks for watching.